हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, ये न्यूज़ हर जगह डिस्कस की जा रही है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस में मेजर चेंजेस किए हैं। ऑल टुगेदर कई जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, ये रिमूव कर दिए गए हैं। इसमें से दो पोएम्स हैं, एक पाकिस्तानी पोएट की, कुछ चैप्टर्स हैं इस्लामिक एम्पायर्स पर, इस्लामिक कोर्ट्स का जो चैप्टर था ये हटाया गया, और जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी नॉन अलाइनमेंट की, कोल्ड वॉर की, उससे रिलेटेड भी जो कुछ चैप्टर्स हैं ये रिमूव किए गए हैं। अब इसी को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि सीबीएसई ने यही चैप्टर्स रिमूव क्यों किए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड व्हाई इट मैटर्स। रिसेंटली चाइना और यूएस ने भी क्या चेंजेस किए हैं अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि हम लोग सेटअप करेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल। आपको बताना है कि किस देश के साथ इंडिया सेटअप करेगा मिलकर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पुर्तगाल, ब्राजील, चाइना या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिक्स को। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई प्राइमरली जो करिकुलम है ये तैयार करता है फॉर क्लासेस 9th to 12th। और रिसेंटली सीबीएसई को ये कहा गया है पॉलिसी के अंडर कि देखिए टोटल जो सिलेबस है बच्चों के लिए, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, ये सिलेबस ऑल टुगेदर 30% कम करिए। बहुत सी चीज़ें आज के समय सीबीएसई के सिलेबस में हैं और काफ़ी बार ये एक बर्डन ही बन जाता है स्टूडेंट्स पर, तो इसलिए सिलेबस 30% कम करना चाहिए। अब सीबीएसई देख रहा है सारे सब्जेक्ट्स को, मैथ को, दुनिया भर के और सब्जेक्ट्स को, कि कहाँ ट्रिमिंग करनी है, कहाँ से कुछ चैप्टर्स है ये कम कर सकते हैं जिससे जो ये 30% वाली जो ये पॉलिसी रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाए। और बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने बाकी जो बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं मैथ वगैरह, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कटौती करी है। कई जो चैप्टर्स हैं इनको रिमूव किया गया है ताकि ऑल टुगेदर सिलेबस थोड़ा सा रैशनलाइज हो पाए। तो इसी बीच सीबीएसई की नज़र पड़ी यहाँ पर 10वीं की किताबों पर ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री। यहाँ पर देखा कि जी बड़े सारे चैप्टर हैं, इनको थोड़ा कर सकते हैं ताकि ऑल टुगेदर सिलेबस रैशनलाइज हो पाए। और इसमें हमने देखा फॉर एग्जाम्पल जो सोशल साइंस की किताब है उसमें इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, ये जो दो चैप्टर्स हैं ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे। फिर उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे, मगर सीबीएसई की किताबों में फैज़ अहमद फैज़ की भी कई पोएम्स थी, उनमें से दो पोएम्स यहाँ पर सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि रिमूव की जाएंगी। अब फैज़ अहमद फैज़ कौन थे ये जान लो। ये एक पाकिस्तानी पोएट थे। पाकिस्तान में कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में शायद इनसे बड़ा पोएट पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी इनको मिल चुका है, मगर इंडिया में इनकी एक पोएम है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है। अब बाय द वे यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि फैज़ अहमद फैज़ बिल्कुल ब्रिटिश एरा के कोई पोएट थे और पार्टीशन से पहले ये मर गए, नहीं। जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान चले गए थे, ये तब 36 साल के थे। उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के इन्होंने अपनी लाइफ के जो सबसे, आप कह लीजिए, जो फेमस पोएम्स हैं ये प्रोड्यूस करी। उनमें से एक पोएम है हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो पोएम है ये फैज़ अहमद फैज़ ने बनाई थी पाकिस्तानी मिलिट्री की जो तानाशाही है उसके अगेंस्ट। मगर फॉर सम ऑड रीज़न इंडिया में जब भी हमने देखा है कि मेजर प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ की जो ये पोएम है हम देखेंगे इसका यूज़ किया जाता है। अब रिसेंटली आपको याद होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट विरोध हो रहा था दिल्ली में, तब काफ़ी बार हम देखेंगे जो ये पोएम है इस पाकिस्तानी पोएट की ये रिसाइट करी गई। फिर 2020 में एक न्यूज़ ये भी आ गई थी कि आईआईटी कानपुर में ये पोएम रिसाइट करी गई है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करी गई कि जी क्या ये जो पोएम है हम देखेंगे क्या ये एंटी हिंदू है, क्योंकि यहाँ पर बुतों की बात की जाती है काफ़ी बार। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं पिछले कई सालों में ये फैज़ अहमद फैज़ जो पोएट है इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। इवन आप अगर देखोगे जो कश्मीर फाइल्स रिसेंटली मूवी आई थी उसमें भी जो ये हम देखेंगे है इसको काफ़ी सार्कास्टिक मॉकिंग तरीके से यूज़ किया गया था। तो ओवरऑल आप अगर फैज़ अहमद फैज़ की ज़्यादातर पोएम्स देखोगे तो ये आपको पॉलिटिकल इन नेचर ही मिलेगी। ये पाकिस्तान में जो आर्मी जनरल्स की तानाशाही है उसके खिलाफ काफ़ी लिखते थे, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म, इसके बारे में बहुत कुछ लिखते थे। तो इनकी जो दो पोएम्स हैं ये यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। पर्सनली आई मीन देखिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई लिटरेचर का बहुत बड़ा फ़ैन है तो वो कहे कि नहीं जी इनकी पोएम होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ देखिए वो प्रॉब्लम्स है नहीं जो पाकिस्तान में है। आप अगर सोच कर देखिए हमारे यहाँ आर्मी तख्ता पलट नहीं करती, वो पाकिस्तान का एक
सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है, सोचने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। परहैप्स यहाँ पे लगा होगा सीबीएसई को कि इतना रेलेवेंट है नहीं इनका लिटरेचर इंडियन कंटेक्स्ट में। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के समय भी आप अगर देखो तो वो अपनी आर्मी को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंडियन कंटेक्स्ट में ये पोएम्स परहैप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद लगा होगा और इसलिए ये पोएम्स रिमूव करी गई हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो चैप्टर्स हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पर, ये रिमूव किए गए हैं। इन चैप्टर्स में फोकस किया गया था कि किस तरीके से भारत में सोशल डिविजन्स हुए हैं, भारत में कितनी इनइक्वालिटी है और इन इक्वालिटी से लड़ने के लिए कितनी मूवमेंट स्टार्ट हुई है। फिर देखिए यहाँ पे एक चैप्टर था ऑन चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जहाँ पर नेपाल और बोलीविया का एग्जाम्पल दिया गया, तो ये भी कट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर था सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पर, ये 11वीं क्लास में एक चैप्टर था हिस्ट्री में। इसमें देखिए बताया गया कि किस तरीके से इस्लाम रिलीजन फैला अफ्रीका में, एशिया में, और जब एक बार इस्लाम फैल गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर, वेरियस जगह इसका इम्पैक्ट क्या देखा गया। तो ये जो चैप्टर है ये भी कर दिया गया है रिमूव। फिर उसके अलावा देखिए एक और चैप्टर है यहाँ पर जहाँ पे मुगल कोर्ट्स की बात की जा रही है, ये जो चैप्टर है ये भी कर दिया गया है रिमूव। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा, मुगल हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी में आपको दिखेगा प्रॉपरली कवर करी गई है, कॉम्प्रहेंसिवली कवर करी गई है, और किसी एम्पायर की हिस्ट्री कवर करी ना करी गई हो, मगर मुगल हिस्ट्री तो आपको प्रॉपरली मिलेगी। और ओवर द ईयर्स कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर कई ऑथर्स ने लिखा है, इवन मैं कहूँगा कई लिबरल ऑथर्स ने ये बात लिखी है कि थोड़ी सी अगर कम मुगल हिस्ट्री होगी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तो बाकी और जो बहुत सारे एम्पायर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल अहोम किंगडम है, उनके बारे में लोगों को और जानने को मिलेगा। बीच में आप अगर देखोगे मिडिवल इंडिया में बहुत से राजा आए थे, बहुत से एम्पायर्स बने थे, मगर एक आप कह लीजिए मेन जो हमारा फोकस है वो नॉर्थ इंडिया पे ही रहता है। हम साउथ इंडिया पे, ईस्टर्न इंडिया पे, इवन वेस्टर्न इंडिया में जो हो रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो हो रहा था, उस पर इतना फोकस करते नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इन द फ्यूचर मुगल्स का जो इम्पैक्ट है ये आपको सिलेबस में थोड़ा बहुत कम दिखे, ताकि बाकी और जो बहुत सारे किंग्स थे, एम्पायर्स थे, उनको भी जगह मिले, जो डिजर्व करते हैं वो स्पेस उनको भी दिया जाए। फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये लगी मुझे कि कोल्ड वॉर एरा और नॉन अलाइंड मूवमेंट, आपको पता होगा नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये स्टार्ट करी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ये कहा कि जी हम एक ऐसे कंट्रीज का गुट बनाएंगे जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी, एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि या आप हमारी तरफ है और अगर आप हमारी तरफ नहीं है तो मतलब आप दुश्मन की तरफ है। तो इंडिया, इंडोनेशिया समेत कई और देश थे, ये सब इकट्ठा आए और इन सब कंट्रीज ने मिलकर बनाई ये नाम मूवमेंट, और इसने बहुत सी कंट्रीज को हेल्प करी अपनी विदेश नीति तय करने में। और आपने काफी बार ये टर्म सुनी होगी थर्ड वर्ल्ड, अमेरिका में काफी बार ये लोग कहते हैं कि जी जो कंट्री बहुत गरीब होती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब होता है, उसको कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये थर्ड वर्ल्ड टर्म है ना, ये भी कोल्ड वॉर एरा के टाइम की है, क्योंकि क्या था, जो कंट्रीज अमेरिका के साथ थी उनको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड, जो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी उनको कहा गया सेकेंड वर्ल्ड, और जो कंट्रीज न्यूट्रल थी उनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड। मगर बाद में जो ये टर्मिनोलॉजी है किसी और तरीके से यूज करनी स्टार्ट कर दी गई। तो खैर ये जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं इनके, ये भी हटा दिए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है आज के समय जब इंडिया पे इतना प्रेशर आ रहा है यूएस की तरफ से कि देखिए अब तो जो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली पॉलिसी है ये त्याग दीजिए, प्रॉपरली वेस्टर्न कंट्रीज के पक्ष में आप बोलिए, ये डिमांड्स यूएस से लगातार आ रही हैं। तो ऐसे टाइम में ये चैप्टर रिमूव करना थोड़ा सा ऑड है। मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या था। कोल्ड वॉर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और नॉन अलाइंड मूवमेंट, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा मॉडर्न इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने का सबसे पहला चैप्टर ही होना चाहिए नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये दोनों क्यों रिमूव किए गए हैं आई डो नॉट नो, मगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन चेंजेस का धीरे धीरे विरोध हो रहा है। इससे पहले आप अगर देखोगे तो 2021 में जब कुछ चेंजेस किए गए थे सीबीएसई के सिलेबस में, तब उस वक्त इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने कहा था कि जो डिसीजन है टू चेंज एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ये पॉलिटिकल है, ये एकेडमिक नहीं है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इन द फ्यूचर और भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो चाइना ने देखो 1995 में इंट्रोड्यूस किया था नेशनलिस्टिक करिकुलम। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे राष्ट्रवाद पे फोकस होगा ताकि ऐसी पॉपुलेशन आगे बढ़े जो देश प्रेमी हो। और शी जिनपिंग ने ये रिसेंटली कहा है कि ये लोग इसको और ज़्यादा बूस्ट करेंगे
पेट्रियाटिज्म जो है, देशभक्ति, ये चाहते हैं कि यूथ में और ज़रा जागे, तभी ये लोग चाइना की तरक्की के लिए काम करना चाहेंगे। नहीं तो अगर इनको हम ऐसे बताएंगे कि देखिए चाइना में ये प्रॉब्लम है, चाइना ऐसा है, नेगेटिव बातों पे फोकस करेंगे, तो ये चाइना से फिर भागना ही चाहेंगे और अपने देश को गालियां निकालेंगे। तो ये चाइना की विचारधारा है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने कोशिश करी कि चाइना की तरह ये भी एक पेट्रियोटिक एजुकेशन लेके आएंगे, जहां पर अमेरिकन हिस्ट्री के जो काले चैप्टर्स हैं, जो डार्क चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से रिमूव करके ये लोग फोकस करेंगे अमेरिका की ग्रेटनेस पर, अमेरिका कितना महान क्यों है, अमेरिका की अचीवमेंट्स क्या है। मगर ट्रंप का जो ये सपना था, ये साकार नहीं हो पाया। जो बाइडेन ने आकर जो ये पेट्रियोटिक एजुकेशन है, इस मूव पर बिल्कुल एक लॉक लगा दिया है। नाउ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जो चेंजेस हुए हैं सीबीएसई द्वारा, जिन पर आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये चेंजेस ठीक हैं? क्या आप इन चेंजेस को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये चेंजेस नहीं करने चाहिए थे? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका थॉट। नाउ वापस आते हैं एमसीक्यू पर कि इंडिया ने डिसाइड किया है टू सेटअप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ब्राजील। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और ब्राजील मिलकर बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल, क्योंकि आपको पता होगा एथेनॉल बनता है शुगर केन से, और इंडिया और ब्राजील और कुछ करते ना करते हो, शुगर केन दोनों देशों में बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होता है, तो दोनों देश मिलकर एथेनॉल प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।